हाँ, तो आज अपना संधि जो बहुत बड़ा टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए कि संधि अपने स्वर संधि पढ़ ली, अपने व्यंजन संधि पढ़ ली, और आज अपन पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से विसर्ग संधि मैंने मात्र 7 रूल बनाए। जैसे मैंने आपको व्यंजन संधि में 14 रूल्स बताए थे ना, उन 14 रूल्स को आपने पढ़ भी लिया होगा। और लास्ट वाला जो रूल था रीरस है के बाद में जो नए का अणय हो जाता है, बस उतना सा है पढ़ना। बाकी जो मैंने मिड में एक बात लिखी थी कि रीरस है के बाद में या तय वर्ग ट वर्ग के वर्ग आए, तो उसको मत पढ़ना, बोले वो उतना लेवल भी नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना कि रीरस है के बाद में अगर नए आता है तो उसका अणय हो जाता है, जैसे परिणाम वाले एग्जाम्पल जो अपन लिए थे। ठीक है, लेकिन आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले छोटी सी बात एक और बता देना चाहता हूँ। जो अपने व्यंजन संधि पढ़ी थी उसमें व्यंजन लोप संधि भी होती है थोड़ी, उसके बाद ये 5 मिनट लगेगी, इसके अंदर 2 मिनट लगेगी। 2 मिनट के बाद में अपन विसर्ग संधि स्टार्ट कर चुके होंगे। तो व्यंजन संधि में ही आप कंटिन्यू थोड़ी सी बात और लिख लो, थोड़ी लेवल की बात है, और काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। उसे बोला जाता है व्यंजन लोप संधि। व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई है 14 रूल्स के अंदर। ठीक है, 14 सूत्रों के अंदर व्यंजन संधि कंप्लीट है। लेकिन ये भी आता है अलग से व्यंजन लोप संधि, मतलब जिसमें व्यंजन का लोप होता है। लोप का मतलब खत्म होता है। जैसे अपने क्लास 10 में पढ़ते थे एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, उसमें विलोप होता था, वैसे इसमें भी एलिमिनेट होता है एंड न का। तो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है न का विलोप होना। यहाँ से डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको साइड में थोड़ा सा लिख लेना, हेडिंग लगाओ आप व्यंजन लोप संधि। ठीक है, व्यंजन का ही पार्ट है लेकिन इसको बोला व्यंजन लोप संधि जाता है। और उसमें भी सिर्फ एक ही पढ़ना है, न का लोप। ठीक है, न का लोप। जैसे कि एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में, आत्मन प्लस विश्वास, यहाँ पर इस न का लोप हो जाएगा। ठीक है, ये व्यंजन लोप संधि होती है। बस एज इट इज उतारना है आत्मविश्वास, मतलब हूबहू आत्मविश्वास का विश्वास, बस सिर्फ न का लोप हो जाएगा। पक्षिन प्लस गण, पक्षीगण, न का लोप हो जाएगा। योगिन प्लस ईश्वर, न का लोप हो जाएगा योगीश्वर। लेकिन ध्यान ये रखना है, योगीश्वर थोड़ा सा समझ लो कि ये था योगिन। बड़े ध्यान से समझना, संधि जहाँ होती है वो तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। मैंने आपको एक पहली बात बता दी थी जब अपने संधियाँ पढ़ी थी, या जो अपने स्टार्टिंग में हिंदी स्टार्ट की थी, कि कभी भी व्यंजन के साथ में स्वर नहीं आता है। ठीक है, तो जैसे ये ई है, ये बड़ा ई स्वर है, ये इसके अंदर मिल जाएगा, तो ये जो योगिन, जो न का तो लोप हो गया भाई, न का लोप हो गया, तो फिर योगी प्लस ईश्वर बचा, न का तो लोप हो जाएगा विलोपन लोप से। अब ये इसमें मिलने की वजह से जो गी था वो बड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि योगीश्वर। कभी भी स्वर को लिखा नहीं जाता, क्योंकि स्वर है वो मात्राएं होती है, वो आपके व्यंजन पर लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो था ग में बड़ी की मात्रा क्यों हुई, क्योंकि बड़ी ई थी वो उसमें मिल गई। राजन प्लस कुल, तो न का लोप हो जाएगा राजकुल। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, विद्यार्थिन प्लस परिषद, बहुत बार पूछा गया है। विद्यार्थिन प्लस परिषद की जगह न का लोप हो जाएगा, तो विद्यार्थी परिषद एज इट इज लिख दिया जाएगा। मात्रा वगैरह कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। ठीक है, फिर शशिन प्लस कांत, शशिकांत, न का लोप हो जाएगा। युवन प्लस अवस्था, युवावस्था। युवावस्था कैसे बना, यहाँ पर एज लाइक दीर्घ संधि काम कर गई है। बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, दीर्घ संधि वाला फॉर्मेट यहाँ पर काम करता है। कैसे कि युवन न तो लोप हो गया। ठीक है, पीछे क्या बचा, युव प्लस अवस्था। ठीक है, युव प्लस अवस्था बचा। और अब यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो अ प्लस ए बन गया आ, दीर्घ संधि। इस वजह से ये मात्रा इसमें लग गई, तो जो यू था वो बन गया युवा, और बाकी वस्था का वस्था, तो युवावस्था बन गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। संधि होने को इसमें दीर्घ संधि भी है, लेकिन दीर्घ संधि कब है, जब वो संधि विच्छेद में, तो यहाँ पर तो व्यंजन विलोपी है ना, लेकिन इसके जो बनता है शब्द उसके अंदर दीर्घ संधि यूज हो रही है। लेकिन अपन दीर्घ संधि नहीं लिख सकते इसके अंदर। अपन इसमें जो लिखेंगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे व्यंजन लोप संधि। ठीक है, व्यंजन लोप संधि लिखेंगे, इसमें आप दीर्घ संधि नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर न का लोप हो रहा है। वो तो ठीक है, उसके बाद में न का लोप होने के बाद में जो दीर्घ संधि का रूल अप्लाई हो रहा है वो बात अलग है। ऐसे युवन प्लस राज में आपका ये न का लोप हो जाएगा, युवराज हो जाएगा। मंत्रिन प्लस मंडल में न का लोप हो जाएगा, और मंत्री मंडल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी न आई तो न का लोप कर देना, और हेडिंग लिख देना वहाँ पर व्यंजन लोप संधि। बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो अपन ने आराम से कर ली, समझना बहुत ज़रूरी था। और अब आज की नंबर 3 और वैसे लास्ट संधि, विसर्ग संधि। हेडिंग लगाओ विसर्ग संधि। संस्कृत के अंदर विसर्ग जो लगे होते थे अपन पहले भी पढ़ते थे, बस वही विसर्ग है। ये विसर्ग का साइन होता है, चिन्ह होता है, विसर्ग संधि। थोड़ी विसर्ग के बारे में अपन जानना चाहेंगे, बेसिक बातें। बाकी तो मैंने मात्र 7 ही फॉर्मूले लिखे हैं, 7 सूत्र बस, उसमें विसर्ग संधि कंप्लीट है, सब कुछ ज़बरदस्त टेक्निक बताता हूँ।
जैसे अपन ने 14 फॉर्मूले पढ़े थे, 14 सूत्र पढ़े थे व्यंजन में, उसको बड़े ढंग से अगर आप पढ़ोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसमें बहुत ज़्यादा बातें मिक्स करके मात्र 14 सूत्र में कंप्लीट कर लिया। तो विसर्ग संधि की डेफिनेशन देखना चाहेंगे कि जब विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग मतलब ये विसर्ग, ऐसा विसर्ग होता है, इस विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन यानी चेंज होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जब विसर्ग के स्थान पर चेंज होता है, परिवर्तन होता है, अभी बताऊंगा मैं आगे कैसे चेंज हो रहा है, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरी विसर्ग संधि खास बात यह भी है कि विसर्ग के स्थान पर परिवर्तित जो वर्ण होता है ना, वो हमेशा 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 आधा होता है। बहुत बड़ी चीज़ है ये, हमेशा आधा होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आता है कि जैसे जरूरी नहीं है कि संधि विच्छेद में सिर्फ संधि विच्छेद ही करवाए आपसे, या फिर संधि विच्छेद करके पूछ ले कौन सा नाम है, कुछ भी आ सकता है यार, कि विसर्ग के स्थान पर परिवर्तित जो चेंज होने का मतलब वर्ण जो बनता है, परिवर्तित जो वर्ण सदैव कैसा होता है, आधा, पूरा, या फिर आधा पूरा, ऐसा कुछ भी देता हुआ ना, तो लिखना है आधा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अब अपन रूल लेते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर फर्स्ट। वही मेरी तरह कोडवर्ड मैंने कुछ सेट करता हूँ, मैथ्स की तरह फॉर्मूले बनाता हूँ, आपको वैसा ही बनाना है कि अगर कभी भी आपको विसर्ग के बाद में च और छ मिल जाए, क्या बोला मैंने, विसर्ग के बाद में च या छ मिल जाए, तो उस विसर्ग के स्थान पर यह जो गांठ वाला श हो जाता है, और वो भी आधा। आधा तो अपन ने पहले ही कह दिया कि विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तित वर्ण होगा वो हमेशा आधा होगा। तो ध्यान रखना, विसर्ग के बाद में च या छ हो जाता है तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। विसर्ग के बाद में ट या ठ है तो ये वाला श हो जाएगा। विसर्ग के बाद में त या थ है तो स हो जाएगा। श, श और स ये हो जाते हैं अगर विसर्ग के बाद में ऐसे ऐसे वर्ण हो तो। विसर्ग के बाद में च छ, विसर्ग के बाद में ट है, और विसर्ग के बाद में तथ है। कंटिन्यू क ख ट ठ तथ है, श, श और स, तीनों लाइन वाइज याद कर लो, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। क्योंकि अपन ये भी तो क ख गड़े नहीं है, बस क ख नहीं है, क ख का अलग रूल है, च च शुरू होना है। ठीक है, च छ, उसके बाद में क्या था, ट है, उसके बाद तथ है, कंटिन्यू है, और श, श, स ये भी कंटिन्यू है, तो आराम से याद हो जाएंगे ना। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे मन प्लस चिकित्सक, अब देखो ये विसर्ग है, अपन ने क्या रूल लिखा था, विसर्ग, विसर्ग के बाद में अगर च वर्ण बिल्कुल च है तो उस विसर्ग की जगह विसर्ग चेंज हो जाएगा श में। तो देखो मन तो मन ही रहा और उस विसर्ग की जगह श हो गया, लेकिन वो ऐसा हो, देखो मन तो मन ही रहा और विसर्ग की जगह आधा श हो गया, और बाकी चिकित्सक का चिकित्सक ही था। ठीक है, ये इसमें कोई फर्क नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है जब श को और आधा च को लिखा कैसे जाता है, तो ऐसे लिख, आधा श च को, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। ये तो आप भी जानते हो, लिखना तो आपको आना ही चाहिए। बाकी बना ऐसे है वो, मन के आगे उस विसर्ग की जगह आधा श आ गया, और चिकित्सक, इस श को और च को लिखने का तरीका ऐसा होता है, तो उसको लिख ऐसे दिया। अगला नी प्लस चल, अब जैसे इसमें कोई मात्रा नहीं थी तो इसको एज इट इज लिख दिया, नी का नी, इस विसर्ग की जगह लगा दिया आधा श, और आधा श देखो आपको पता ही है, या तो ऐसा लिख दो, या फिर जब किसी वर्ड के साथ में लिखा जाता है तो सिर्फ इतना सा लिखा जाता है, ये आधा श हो जाएगा। तो निश्चल। धनु प्लस टंकार, विसर्ग के बाद में ट है, देखो तो ट है, ट का श ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला श, देखो ये देना, ये श, यहाँ पर च था तो च हो चाहे छ हो तो ये वाला श होगा, लेकिन ट या ठ में होगा तो अब ये वाला श होगा। ठीक है, धनुष टंकार ये वाला से आ जाएगा उस विसर्ग की जगह। फिर नी प्लस तेज, त वर्ण है, त का ये वाला से हो जाएगा निस्तेज, लेकिन होगा आधा ही, तो आधा सही लगाया अपने, विसर्ग की जगह आधा से, बाकी तेज निस्तेज। बेहद आसान है ना। ये था रूल नंबर फर्स्ट, ज़बरदस्त, वेरी इजी। आई थिंक आपको भी बहुत इजी लगा होगा। दूसरा रूल है रूल नंबर सेकंड, उसमें ए आ है। ए आ क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ए हो चाहे आ हो, ए हो चाहे आ हो, मतलब ए आ का मतलब है मात्राएं होनी चाहिए, एक ही मात्रा हो चाहे आ की मात्रा हो, उसके बाद में विसर्ग हो, ध्यान रखना, एक हो चाहे आ उसमें विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में सिर्फ कप हो, कप, चाय वाला कप, कप कप, ऐसे याद कर लो। ठीक है, कप हो तो उस विसर्ग की जगह आधा से हो जाता है, उस विसर्ग की जगह, ध्यान रखो, ए और आ के बाद में विसर्ग हो, ए हो चाहे आ हो, दोनों में से कोई एक एक होगा, और उसके बाद में विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में आपके कप हो, तो उस विसर्ग की जगह आधा से हो जाता है। जैसे भा प्लस कर, भास्कर। अब इस यहाँ पर भा था, भा मतलब आ की मात्रा, भाई भा है ना, इसमें आ की मात्रा है, आ है। ठीक है, तो आ के बाद में विसर्ग है, ये भी विसर्ग है, और उसके बाद में कर है, कर से मतलब नहीं अपन कैसे, मतलब क्या और पैसे, तो इसकी जगह आधा से आ जाता है, तो ये हो जाएगा भास्कर। ठीक है, तो इस विसर्ग की जगह आधा से आ गया, बाकी वो क्या हो, भास्कर।
न में प्लस कार नमस्कार, न में अपनी जगह इसकी जगह क्या आ जाएगा आधा से, क्योंकि यहाँ पर क है नमस्कार। व्री है प्लस पति। अब देखो यहाँ पर विसर्ग है लेकिन है में एक ही मात्रा है। अपन ने क्या कहा कि ए या के बाद में विसर्ग हो तो ए के बाद में विसर्ग है, ये तो है में एक ही मात्रा है कि नहीं है। यहाँ पर ऐसा मत सोचो कि ए हो, ये तो मात्रा ही होती है, ए और आ नहीं मिलेगा, ए और आ की मात्रा मिलेगी। तो यहाँ पर है में एक ही मात्रा है, उसके बाद में विसर्ग है और उसके बाद में प है, तो उसकी जगह भी आधा से हो जाएगा। तो व्री है, व्री है, ये हटेगा कोई भी नहीं, बस विसर्ग की जगह से आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो व्री है स्पति। अपने डेफिनेशन में तो यही लिखी है कि विसर्ग के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का आ जाना या परिवर्तित हो जाना, विसर्ग का परिवर्तन हो जाना। तो विसर्ग परिवर्तित हो रही है स में, पिछले में विसर्ग परिवर्तित हो रही थी श में, इसमें आधे से में नॉर्मल स वाला जो होता है उसमें। ऐसे तिरे प्लस कृत तिरस्कृत, इसमें ये वाला से आ जाएगा, विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा आधा से, तो तिरस्कृत। तो बेहद आसान है। ये था आपका रोल नंबर 2। रोल नंबर 3 देखो, ए के बाद में क्या लेंगे अपन, लाइन वाइज चलेंगे, ई ऊ ले लेते हैं। मतलब रूल्स भी मैंने बनाई तो बढ़िया तरीके से साथ, लेकिन लिखे भी बढ़िया तरीके से ताकि कॉम्बिनेशन बना रहे। जैसे अपने कल व्यंजन संधि पर 14 रूल पढ़े थे, उसमें अपन ने पहले तय और देखो काफ़ी तक साथ चलाया था, तय द तय द तय द, है ना, तू चलने डट जा, वो वाला रूल भी तय द गया था। उससे पहले भी तय द के 2 रूल पढ़े थे अपन ने, तो वो सारे तय द को एक साथ पढ़ा। फिर अपन ने सम और मैं वाले को एक साथ पढ़ा। तो ये साथ पढ़ने से क्या याद जल्दी होता है। वैसे ही यहाँ पर ई ऊ को ले लेते हैं। ई और ऊ के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में क ख प फ म, इनमें से कोई भी हो तो उस विसर्ग का ये वाला शय हो जाता है। जैसे आवी प्लस कार, तो यहाँ पर आवी में ई की मात्रा है, देख सकते हो ई है, ई है, उसके बाद में विसर्ग है और उसमें क ख में से क है, ये रख है, तो उसकी जगह बीच में एंट्री किसकी हो जाएगी, ये वाले शय की। तो आविष्कार, ये देख लो, ये वाला शय हो जाएगा, लेकिन हमेशा होगा आधा। वो तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि जो भी परिवर्तित वर्ण होगा वो हमेशा आधा आएगा, तो उस विसर्ग की जगह आएगा। लेकिन मतलब विसर्ग संधि में ये फिक्स रूल है कि उस विसर्ग को हटा के नया वर्ण वहाँ पर आ जाएगा, बाकी हटेगा कुछ भी नहीं। तो आविष्कार हो गया। ऐसे आयु प्लस मान आयुष्मान, इस विसर्ग की जगह आधा शय आ जाएगा, क्योंकि ऊ ई हो चाहे ऊ हो, उसके बाद में विसर्ग हो, तो ऊ है, उसके बाद में विसर्ग है, उसके बाद में म है, तो भी वो यही वाला शय आएगा। ऐसे ही ऊ है, छोटा ऊ है, इसके बाद में विसर्ग है और उसके बाद में प है, ठीक है, प है, इसलिए भी यहाँ पर भी वही ये वाला शय आएगा। दुष्परिणाम, दु प्लस फल दुष्फल, विसर्ग है, ऊ की ऊ है और विसर्ग है और उसके बाद में फ है, तो यहाँ पर भी ये वाला शय आ जाएगा, दुष्फल हो गया। नी प्लस पाप, यहाँ पर भी विसर्ग है और प है, तो भी वहाँ पर भी शय का एंट्री हो जाएगा। निष्पाप, ये ऐसा शय है, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला नॉर्मल सही शय है जो अपन लिखा है निष्पाप। तो बेहद आसान है, आई थिंक ये भी वेरी इजी आपको लगा होगा। रूल नंबर 4 डिफरेंट है। विसर्ग और विसर्ग के बाद में श श स हो, श और स तीन सिटी, तो फिर क्या होगा, या तो विसर्ग को एज इट इज रख दो, यथावत का मतलब एज इट इज हूबहू, या तो आप उसको हूबहू रख दो, या फिर जो बाद वाला वर्ण है, बाद वाला वर्ण हमेशा प्लस के बाद वाला होता है, जो अपन ने कल भी एक रूल पढ़ा था, बाद वाले वर्ण का 5वां, याद हो आपको, व्यंजन संधि मेरे साथ में पढ़ी हो तो बाद वाले वर्ण का ये जो बाद वाला वर्ण कहलाता है, ये वाला, ठीक है। तो या तो इसको एज इट इज लिख दो, ये रूल तो और भी बहुत टॉप क्लास का है, इसमें ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करना पड़ेगा, या तो एज इट इज भी सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में एज इट इज ना हो तो फिर दूसरा तरीका ये भी है कि जो 5वां वर्ण है, मतलब सॉरी, जो दूसरा वर्ण है, जो बाद वाला वर्ण है, उसके समान एज इट इज वर्ण लिखना है। और वर्ण तो आप जानते ही हमेशा आधा लिखा जाएगा, तो ध्यान रखना, बेहद आसान है। जैसे कि दु विसर्ग, देखो विसर्ग के बाद में स है, विसर्ग के बाद में स होगा तो या तो एज इट इज उतार दो, ये तो एज इट इज है, या फिर जो बाद वाला वर्ण है स, उसी का रिपीटेशन करवा दो उस विसर्ग की जगह करके बताऊं क्या। जैसे ये दु है और ये साहस है, बड़े ध्यान से समझो, विसर्ग के बाद में स है, तो या तो एज इट इज लिख दो, कैसे, ये लो साहब, बस बीच का प्लस हटा दो और दुस्साहस, ये लो, ऐसा सही है। या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो इसका दूसरा तरीका ये भी होता है, एक तो तरीका ये भी सही है, ऑप्शन में वो भी सही होगा, लेकिन ऑप्शन में वो ना हो कि ये आ जाए, तो फिर ध्यान रखना बाद वाला जो वर्ण है इसी का एक रिपीटेशन हो जाएगा विसर्ग की जगह, आदर्श है, बाकी साहस अपनी जगह आएगा। ये जो साहस है ना वो तो एज इट इज आएगा, बस क्या होगा कि बाद वाले वर्ण का जो ये बाद वाला वर्ण है इसी का यहाँ पर एक रिपीटेशन करवा दो, लेकिन होगा वो हमेशा आधा, क्योंकि ये तो अपन ने पहले कह दिया था कि विसर्ग संधि के अंदर जो भी वर्ण की एंट्री होगी वो हमेशा आधा होगा, पूरा नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। फिर नी प्लस शुल्क,
निःशुल्क, या तो हूबहू लिख दो या फिर इसी शय की एंट्री करवा दो, रिपीटेशन को निःशुल्क। निसंदेह, निसंदेह तो एज इट इज लिख दो, या फिर इस बाद वाले शय की एंट्री करवा दो, रिपीटेशन करवा दो, लेकिन आधे शय में, तो निसंदेह हो गया। वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। पांचवा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल नंबर 5, इसमें वही ईऊ है, ईऊ हो, अंत्य और पुनः हो। ध्यान रखना, ई ऊ अंत्य पुनः 4 हो गए, ठीक है। या तो ई हो या ऊ हो, अंत्य हो या पुनः हो, इनके बाद में हो विसर्ग। ये साहब विसर्ग लिख रहा है आपको, ठीक है। इनके बाद में क्या हो, विसर्ग हो, ध्यान रखना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी आपको इजीली याद हो जाएगा कि इनके बाद में विसर्ग हो। इनके ये जो है ना विसर्ग लिखे ना मैंने, इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकता हूँ कि ये सब हो तीनों, और तीनों के बाद में विसर्ग हो, ठीक है, विसर्ग हो। तो उस विसर्ग का रे हो जाता है, उस विसर्ग का आधा रे हो जाता है। कब? जब उनके बाद में स्वर हो, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और यवल हो, यवल, यवल, तो रे आ जाएगा। तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, रे की एंट्री हो जाएगी, विसर्ग की जगह रे आ जाएगा। किसकी जगह, विसर्ग। मतलब पूरी संधि में चेंजेस कहाँ किसके साथ हो रहा है, सिर्फ विसर्ग के साथ में हो रहा है। ई ऊ अंत्य पुनः, ये 4 शब्द हैं, चारों के बाद में विसर्ग होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में स्वर हो। स्वर कितने, 11, ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। या तीसरा चौथा, तीसरा का मतलब जैसे क ख ग, भाई क ख ग हो जाएगा, च छ ज, ट ठ ड, त थ द, है ना, ये प फ ब ये। और चौथा कौन सा हो जाएगा, घ झ ट ठ ड ढ, ठीक है, ये ढ हो जाएगा, त थ द ध, त थ द, ये कौन सा था, त थ द ध, तो ध हो जाएगा, प फ ब भ हो जाएगा। ये दोनों हो और ये वाला हो, तो हमेशा वहाँ पर रह हो जाता है। जैसे आशी प्लस वाद, इस आशी में बड़ी की मात्रा है, ये देख लो, ई कोई सा भी हो, दोनों, हाँ ये दोनों लिख देना, ई ऊ दोनों ही है भाई, ये ई का मतलब दोनों है, ई कोई सा भी हो, ऊ भी कोई सा भी हो, ठीक है। ई जहाँ पर भी आता है वो बड़ी छोटी दोनों आ सकते हैं, ई हो ऊ हो। तो आशी प्लस वाद, अब यहाँ पर ई है, बड़ा ई हो चाहे छोटा ई, बड़ा ई है, उसके बाद विसर्ग है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में इनमें से कोई है क्या, ये वह है, ये रहा है। तो ध्यान रखना, रे की एंट्री हो जाती है। कैसे हुई देखो, एक बार मैं पूरा करके बताता हूँ। ये लो आशी, आशी प्लस वाद, ठीक है, आशी प्लस वाद था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने देखा ई की मात्रा है, ठीक है, विसर्ग है, ठीक है, और वाद है। तो यहाँ पर इस विसर्ग की जगह किसकी एंट्री हो जाएगी, रे की एंट्री हो जाएगी। तो ये बना आशी आधा र वाद। लेकिन आशीर्वाद आपको पता है कैसे लिखा जाता है, उस नेक्स्ट वाले वर्ड पर जो आधा होता है वो नेक्स्ट वाले वर्ण के ऊपर चल जाता है। ये मैंने आपको शब्द शुद्धि में, वाक्य शुद्धि में और बातें बता दूंगा। तो इस रे को लिखा जाता है वे के ऊपर आशीर्वाद, यानी कि जैसे अपन जिसके बोलते हैं ना आशीर, मतलब श के बाद में रे बोल रहे हैं। देखो बोलो आशीर्वाद, आशीर्वाद, मतलब श के बाद में बोल रहे हैं। तो अगर जिस वर्ण के बाद में बोलते हैं उसके ऊपर वाले पे लग जाता है, तो श के बाद में जो भी वर्ण होगा उसके ऊपर लगेगा आधे वाला, ठीक है। आशीर्वाद जो आधा होगा वो श के बाद में लगेगा, आशीर्वाद ऐसा लिखा जाता है। वैसे पुण्य प्लस अवलोकन, अब ये बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, पुण्य प्लस अवलोकन। कैसे कि ये पुण्य था, ज़बरदस्त, ध्यान से समझना, पुण्य प्लस अवलोकन। अब आप समझेंगे तो कैसे क्या मामला बना। यहाँ पर इस विसर्ग की, क्योंकि आपने पहले क्या देखा, पुनः पुनः पुनः, ये देखा, ये देखो पुनः, पुनः के बाद में विसर्ग क्या है, उसके बाद में स्वर है, स्वर लिखा ना, तो स्वर ए है। तो यहाँ पर विसर्ग की जगह किसकी एंट्री हो जाएगी, रे की, आधे रे की, मतलब उसके बाद में रे की एंट्री हो जाएगी, और बाकी अवलोकन का अवलोकन अपनी जगह है। अब क्या हुआ, पुनः ये जो ए था इस रे में मिल गया, तो रे बन गया पूरा। ध्यान रखना, क्योंकि ए तो एक मात्रा है, स्वर है, और स्वर कभी लिखा नहीं जाता, वो तो मात्रा काम करता है। और बाकी देखो, मतलब ये इसके मिलने से रे पूरा हो गया, बाकी वो वह लोकन है, वो एज इट इज। तो इस हिसाब से पुनर्वलोकन बन गया, रे पूरा पूरा आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, रे पूरा गलत नहीं है, सही है। यहाँ पर रे आधा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ए या आ नहीं था, वरना वहाँ पर भी रे पूरा हो जाता अगर ऐसा होता तो। वैसे ही फिर पुण्य हो गया, ये इसका भी अब अंत है, अंत प्लस जाती है, तो अंत इस विसर्ग की जगह रे की एंट्री हो जाएगी, आधे रे की। और आपको पता ही वो आधा रे यहाँ लिखा हुआ था, तो वो आपको पता है जे के ऊपर चला गया, ठीक है, आधा रे जे के ऊपर चला जाता है, नेक्स्ट वाले वर्ण के वजह से आशीर्वाद में गया था, तो अंतर जातीय हो गया। वेरी इजी।
नि प्लस विरोध निर्विरोध, यहाँ पर भी इसकी जगह आधा रे की एंट्री हो जाएगी, लेकिन वो वे के ऊपर लग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा, देखो ये लग गया यहाँ, ठीक है, निर्विरोध। तो बेहद आसान है, अगर रूल को मेरी अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना तो संधि बहुत ईजी है। वैसे संधि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लेकिन अगर मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा अगर आप पढ़ लेते हो तो कोई कन्फ्यूजन आपके साथ में नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो इसी के एग्जाम्पल थोड़े और लेते हैं। पुनः प्लस योजना, पुनः प्लस योजना, तो देखो क्या हुआ कि पुनः और प्लस योजना, क्योंकि हमने पुनः देख लिया, फिर यवल, देखो यवल था ना, यवल तो ये है यहाँ पर, ये रहा ये, इसका मतलब वो रूल काम करेगा, ये रहा ये रूल काम करेगा। कौन सा कि विसर्ग की जगह रे की एंट्री, ये लो रे की एंट्री, बाकी योजना का योजना रहेगा। तो आपको बताइए इसको जब लिखेंगे अपन तो विसर्ग तो हट जाएगा, उसकी जगह रे आ गया, लेकिन आधा रे इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, पुनर्योजना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी आधा होगा वो नेक्स्ट वर्ण के ऊपर लग जाता है। अगर कोई स्वर होता तो ये पूरा हो जाएगा, जैसे अपने पुनर्वलोकन में किया था। दो प्लस जन, ऊ है, ऊ कोई सा भी हो, उसके बाद में विसर्ग ज है, ज का मतलब तीसरा, च छ ज तीसरा है ना, तो रे की एंट्री हो जाएगी, लेकिन रे ज के ऊपर लग जाएगा, आधा रे है दुर्जन। वैसे दुर्ग, दो प्लस ग, आधा रे की एंट्री, आधा रे ग के ऊपर लग जाएगा, दुर्ग बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आयु प्लस विज्ञान, यहाँ पर भी यू ऊ है, विसर्ग है, और विज्ञान में ई की मात्रा है, मतलब स्वर है। भाई यहाँ पर क्या है, विज्ञान में ई की मात्रा है और ई का मतलब क्या है, स्वर है, तो वहाँ पर भी ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तो रे की एंट्री, लेकिन रे लग जाएगा वे के ऊपर, आधा रे है ना, इसलिए आयुर्विज्ञान। नी प्लस धन, ई है और धन है, धन का मतलब त थ द ध, चौथा वर्ण है। तो यहाँ पर भी इसकी बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि यहाँ पर तो ई है, विसर्ग है, और त है मतलब चौथा वर्ण है, तो बिल्कुल सही ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो निर्धन रे ध के ऊपर लग गया, आधा रे। ऐसे ही यजुर्वेद जो आधा रहता वो उसके ऊपर लग गया, आयुर्वेद वो जो रहता वह के ऊपर लग गया। बेहद आसान है, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बस इस टेक्निक से पढ़ना है, वरना संधि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कन्फ्यूजन भी आपको पैदा कर सकता है। रूल नंबर 6 ये है, अ हो, ए के बाद में विसर्ग हो, और तीसरा चौथा पांचवा य र ल व है हो, तो फिर ए का ओ हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से भी न जाने कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे देखो मन है, मन है की मैं अगर बात करूँ, मन है, ठीक है, प्लस से हर, यहाँ इसमें ए है, भाई न में क्या है, ए है, तो यही तो पूछा ना, ए है, ए के बाद में विसर्ग है, भाई न में ए की मात्रा ही तो है, बिल्कुल सही है। तो ए के बाद में विसर्ग, और विसर्ग के बाद में इनमें से कोई सा भी हो, तो यहाँ पर है, तो फिर उस विसर्ग का ओ हो जाता है। तो देखो जो विसर्ग था, अब मान है, उस विसर्ग की जगह ओ की एंट्री हो गई, ओ की एंट्री हो गई, और हर अपनी जगह ही है, ठीक है। और आपको पता ही है कभी भी ये स्वर है, ओ स्वर लिखा नहीं जाता, वो तो मात्रा काम करता है, तो न में लग गया तो वो बन गया मनोहर, क्या बन गया, मनोहर बन गया। ऐसे मने प्लस बल, यहाँ पर भी ए की मात्रा है, प फ ब में से है, देखो ये प फ ब तीसरा है, तीसरा वर्ण है भाई, तीसरा चौथा पाँच हो तो समझ गए ना भाई। जैसे क ख ग घ और ड ये हो, च छ ज झ और ये हो, ट ठ ड ढ और न हो, त थ द ध और न हो, प फ ब भ और म हो, ये है तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक है। तीसरा चौथा पाँचवा का मतलब ये होता है, बाकी ये लव है ही, और बाकी आप समझ गए। ये जब भी आए तो उसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, किसका, विसर्ग का। मने प्लस विकार, मनोविकार, यहाँ पर अ है और उसके बाद में यरलव में से वह है, तो वो उसकी जगह इस विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, ओ की मात्रा। तो जो मन था उसमें मनो बन गया, मनोविकार, मनोबल, मनोहर। शिरे प्लस रेखा, शिरो रेखा, यहाँ पर अ है और यहाँ पर र है, तो रे वाली बात तो सही है, तो इस जगह इस विसर्ग की जगह रो लग जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, तो शिरो बन जाएगा, शिरो रेखा। बहुत ज़्यादा आसान है। मनोहर जो मैंने एक्सप्लेन किया, इस हिसाब से आप भी उतार लिया करो ताकि इजी पड़ जाए। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, पय प्लस धी, पयोधी, रजय प्लस गुण, रजोगुण, सरय प्लस जय, सरोज। अब जैसे देखो ये रजय गुण तो समझ गए, सब इजी है। सरय प्लस जय कैसे बना कि सरय, सरय में क्या था, यहाँ पर अ है, तो ए के बाद में क्या है, जय है, जय है, तो ओ की मात्रा, ओ की एंट्री हो जाएगी इसकी जगह, तो सर प्लस ओ की एंट्री प्लस जय, ओ लग जाएगा इसमें, तो बन जाएगा रे का ओ लगने से रो और सरोज। बहुत ईजी है। यश प्लस दा, यशोदा, सतय प्लस गुण, सतोगुण, यश प्लस गान, यशोगान। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है आपका ये भी। ये हो गया आपका रूल नंबर कौन सा था,
रूल नंबर 6। तो कुल मिला के 6 रूल अपने पढ़े ज़बरदस्त तरीके से। अब एक रूल और इसका है, और रूल नंबर 7 है आपका, लास्ट रूल है, बहुत ईजी है। ईऊ के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में र हो, बहुत तगड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ईऊ के बाद में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में र हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग गायब। लोप का मतलब क्या होता है? गायब, खत्म, ठीक है। तो विसर्ग हो जाएगा गायब और ईऊ हो जाएंगे दीर्घ। दीर्घ का मतलब है तो छोटा ई था वो बड़ा ई हो जाएगा, जो छोटा ऊ था वो बड़ा ऊ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, मतलब उन्हीं की बड़ा हो जाएगा। जैसे कि नी, न में ई है, ध्यान रखना ये जो नी है, अलग कलर से करा देता हूँ मैं आपको, इसको बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा भी गया है। नी रऊ, यहाँ देखो ई है, इस नी का मतलब ई है, ई के बाद में विसर्ग है और बाद में र और वह है, मतलब तो र हो। र वैसे मतलब नहीं, अपन को र से मतलब है, सिर्फ र से मतलब, सिर्फ र ही होना चाहिए, दूसरा सिर्फ र के लिए ही रूल लागू है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो ई है वो बड़ा लग जाएगा, यानी कि जो नी था यहाँ पर इस विसर्ग की जगह होगा, जो भी चेंज हो, बड़ा ई आ गया और रऊ का रऊ। अब आपको बताइए इसमें अप्लाई हो जाएगा, जो छोटा नी था उसमें बड़ा ई मिलने से नीरव, दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग, तो नीरव हो गया। वैसे दू प्लस राज, यहाँ पर ऊ है, ऊ के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में र है, तो इस छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ आ गया, दुराज। नी प्लस रोग, न में छोटी की मात्रा है, विसर्ग है और रोग, तो इसकी जगह भी बड़ा नी आ गया, निरोग, ठीक है। तो बेहद आसान तरीके हैं, अगर आप इस अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो बहुत तगड़े तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो जो संधि नाम का टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक है ये संधि, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। वर्णमाला वाला टॉपिक अपने शानदार तरीके से, वर्ण विचार बहुत बड़ा टॉपिक होता है, उसको भी बड़े शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया है। तो जो वर्ण विचार बोल दो, चाहे वर्णमाला वाला टॉपिक बोल दो, इसको ज़रूर पढ़ना है पहले। जिसने नहीं पढ़ा वो ज़रूर पढ़ के आना, एक बार इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वर्णमाला या वर्ण विचार, इसको मैंने फुल्ली PhD करवा दी है, आगे तक आपके काम आएगा, लाइफ टाइम कभी पढ़ लेना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसके अंदर है, सिविल सर्विसेज तक आपके काम आएगा। संधि की अपने 3 क्लास ली थी, 3 क्लास अपने अलग अलग सेपरेट ली है। पहली स्वर संधि पढ़ी अपन ने, दूसरा व्यंजन संधि पढ़ी, और आज अपन ने पढ़ ली जो विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि। ये तीनों संधियों की सेपरेट क्लास हो गई है, तीनों को ज़बरदस्त तरीके से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करो। फिर मैं आपका एक लाइव टेस्ट लूँगा, ठीक है। इस लाइव टेस्ट में ढेरों एग्जाम्पल होंगे, जिसमें आपकी संधि ओवरऑल जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइव टेस्ट जो भी होंगे आपके, वो बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब मैं इसमें ले रहा हूँ, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है लाइव टेस्ट, इनको ज़रूर देना है। थोड़े बड़े हो सकते हैं, घंटे भर के या 1.5 घंटे की लाइव टेस्ट अपन लेंगे। कोई भी टॉपिक हो उसका पूरा जड़ से खोद के पूरा एक ही टेस्ट बना दिया जाएगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल होंगे, 40, 50, 60, 100 तक, जो आपको एग्जाम में कुछ यहाँ लिखूंगा और आप मुझे उसका ABCD जैसा देते हो वैसा दोगे आंसर, उनका मैं ऑथेंटिक स्पष्टीकरण भी दूंगा कि कैसे इसमें A आया, किसे B आया। पूरा शानदार तरीके से अपन लाइव टेस्ट को कंप्लीट अटेंड करेंगे, तो वो भी करेंगे। एक बार थोड़ा सा कोर्स खींच जाता है, फिर अपन परमानेंट संडे को, अब तो काम भी नहीं है ज़्यादा, तो हर संडे को अपन एक लाइव टेस्ट रखा करेंगे, फिक्स है। और बीच में कभी ज़रूरत पड़ी तो वो भी रखेंगे, बाकी लाइव टेस्ट संडे को अपना प्लानिंग के तहत अपन काम करने वाले, ठीक है। तो संधि का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हिंदी की बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं, जल्दी अगला टॉपिक भी आपकी हो सकता है आज ही मिल जाए, और आप बस जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाइए, बहुत अच्छी तैयारी आपकी होने वाली है, ठीक है। ओके।